जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 73वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका समय काल होता है 1942, जिसे इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एवं बड़ा आंदोलन रहा है, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। मैं इस मामले में कह रहा हूँ कि बड़ा एवं प्रभावशाली, क्योंकि इस आंदोलन की ऊष्मा या ताप बहुत ज़्यादा थी। इसका प्रभाव जन आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है। ये जन जन तक इसका प्रभाव पहुंचा। तो आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 से होती है, एक प्रस्ताव के जरिए। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई एवं प्रस्ताव पारित कर पूरे देश में अहिंसात्मक, याद रखिएगा, पूरे देश में अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ने की जिम्मेदारी गांधी जी को दे दी गई थी। इससे पहले एक हम लोग ने देखा था कि असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का समय काल होता है 1920। उसके बाद सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका समय काल होता है 1930। और एक अपना तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका समय काल होता है 1942। यानी कि गांधी जी 1920 से 1942 के बीच में तीन बड़े आंदोलन छड़े और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में 22 वर्षों का समय होता है। तो इसमें कहा गया कि, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया कि 22 वर्ष तक शांतिपूर्वक संघर्ष करने से जो अहिंसात्मक शक्ति संचित हुई है, देश उससे पूरा लाभ उठा सके। इस तरह का राष्ट्रव्यापी अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा जाए, एक प्रस्ताव के जरिए कहा गया। यानी कि मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित कर भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने की बात कही गई। तो इसमें कहा गया कि 22 वर्षों तक शांतिपूर्वक संघर्ष करने से जो अहिंसात्मक शक्ति संचित हुई है, देश उससे पूरा लाभ उठा सके। इस तरह का एक राष्ट्रव्यापी अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा जाए, प्रस्ताव के जरिए कहा गया। और इस आंदोलन की नींव अहिंसात्मक थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन की नींव अहिंसात्मक थी, लेकिन यह आंदोलन अहिंसात्मक नहीं रहा। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो आंदोलन है अहिंसात्मक नहीं रहा। इसमें हवाई जहाज से बम भी गिराए गए, लगभग 10,000 लोग मारे भी गए। तो ये यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन की नींव अहिंसात्मक थी, लेकिन यह आंदोलन अहिंसात्मक नहीं रहा। आगे चल के देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि इससे पहले वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जुलाई 1942 में हुई थी, और जबकि यह आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जुलाई 1942 में हुई थी और इसमें गांधी जी आंदोलन का प्रस्ताव दिए थे, यानी कि मन ही मन आंदोलन छेड़ने का बात कर रहे थे। उसे स्वीकार कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसे स्वीकार कर लिया गया था यहीं पर। लेकिन 8 अगस्त 1942 को, एक 8 अगस्त का डेट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आंदोलन छेड़ा क्यों किया गया था। इसके पीछे भी कई कारण थे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्रिप्स मिशन जो 1942 यानी कि मार्च 1942 में आया था और अपना समय है भारत छोड़ो आंदोलन का 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन 1942 से जो आया था, ये 1942 में भारतीयों का मोह भंग हो गया था। भारतीय अपने आप को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ था। इस दौरान भारतीय नेताओं को लगा कि एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ने का समय आ गया है, तो इसलिए ये आंदोलन छेड़ने की बात कही गई थी। हम देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था, इससे बहुत ज्यादा लोगों में निराशा उत्पन्न हुआ था। असफलता की निराशा एवं आक्रोश दोनों था। अंग्रेजों ने कुछ हमें नहीं दिया क्रिप्स मिशन के जरिए, इसलिए हमें लगा कि हम ज्यादा असफल हो गए, और असफलता की निराशा एवं आक्रोश दोनों था इस आंदोलन के लिए। और कुछ सीमा तक भय भी था। भय ब्रिटिश सरकार से नहीं था, कुछ सीमा तक भय भी था, ब्रिटिश सरकार से नहीं था। तो भय किससे था? तो जापान क्या होता था, भारतीय सीमा तक पहुंच चुका था। जो जापान था भारतीय सीमा तक, यहाँ तक
पहुंच चुका था इधर इस वाले पार्ट पर, ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो जापान यहाँ तक पहुंच चुका था, तो भारतीयों को लग रहा था कि ये कहीं हम पर ये अधिकार न कर ले, अगर अगर ब्रिटिश जा रहे हैं तो ये जापानी हम पर अधिकार कर लेंगे। तो कुछ लोगों ने इस आंदोलन को अंतिम आघात देने वाला आंदोलन कहा कि इस ऐसा आंदोलन छेड़ा जाए जो अंतिम आघात हो और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। तो आप शॉर्ट में थोड़ा सा देख ले कि आंदोलन छेड़ने का कारण क्या रहा, जो आंदोलन छेड़ा गया उसका कारण क्या रहा। तो पहले हमने देखा कि क्रिप्स मिशन की असफलता से उपजा मनोविज्ञान, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक तत्व थे जैसे कि निराशा, आक्रोश, भय, इस वजह से ये आंदोलन छेड़ने की बात कही गई थी। उसके बाद देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में वस्तुओं की कमी और मूल्यों में वृद्धि हो गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खाद्यान्नों की जो खाद्यान्न था उसकी कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई और वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, जैसे कि चावल, नमक, गेहूं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी थी। और क्या हुआ कि भारत की स्थिति खराब होती चली गई और ब्रिटेन क्या हुआ कि अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा रहा। इससे भी लोगों को नफरत पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ ब्रिटिश के प्रति। तो ये आंदोलन छेड़ने के पीछे मुख्य कारणों में से भी एक रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जापान भारतीय सीमा उत्तर पश्चिम में पहुंच चुका था, उत्तर पूर्व में पहुंच चुका था। जो जापान था भारतीय सीमा, ये जो उत्तर पूर्व का हिस्सा यहाँ तक पहुंच चुका था। तो उत्तर पूर्व में कहाँ पहुंचा था? उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में ब्रिटिश ये जापानी पहुंच चुके थे। और इस कारण से क्या हुआ कि ब्रिटिश को लगा कि ये यहाँ पे जो भी नाविक है इनकी नावों का प्रयोग ये जापानी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये उड़ीसा और बंगाल के नाविकों के नाव ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए और जापानी सेना कहीं इन नावों का प्रयोग ना कर ले इसलिए जब्त कर लिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को ये जो नाव था रोजगार उपलब्ध करा रहा था, तो लोगों को रोजगार का साधन छीन छीन गया इससे। इससे क्या हुआ कि उड़ीसा और ये बंगाल के लोग हैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, गुस्से में आ गए, ठीक है। तो ये जो जापानी सेना कहीं इन नावों का प्रयोग न कर ले, तो इसलिए इनकी नावें छीन ली गई और नाव छीनने से लोगों का रोजगार छीन गया और रोजगार के छीनने से लोग क्षुब्ध हो गए थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा जो ये क्षेत्र है, उड़ीसा, बंगाल और असम, उड़ीसा, बंगाल और असम, ये तीनों क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान दें। जापान इन पर कब्जा न कर ले, यहाँ से लोग षड्यंत्र न करें, यानी कि ये अंग्रेजों को लगा कि उड़ीसा, बंगाल और असम पर जापान इन पर कब्जा न कर ले और कब्जा करने के बाद यहाँ के लोग जो थे यहाँ पर षड्यंत्र न करें। तो यहाँ के लोगों पर, यानी कि उड़ीसा, बंगाल और असम के लोगों पर, ये वाला तीनों पार्ट वाला क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का जबरदस्त तरीके से दमन शुरू हो गया। तो दमन शुरू होगा तो लोग विरोध भी करेंगे। तो इसी वजह से बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जबरदस्त तरीके से सफल हुआ। तो तीन पहला पॉइंट क्या था अपना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्रिप्स मिशन के कारण असफलता से उपजा मनोविज्ञान, और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में वस्तुओं की कमी और मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। और तीसरा जो कारण था कि बंगाल, उड़ीसा और असम के नाविकों के नाव जब्त कर लिए गए और वहां पर दमनकारी गतिविधियां अपनाई गई। पहला, दूसरा और तीसरा कारण ये रहा यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, इसको थोड़ा सा मैप पे देख लीजिए। ये वाला क्षेत्र भारत, ये पार्ट हुआ, ये वहाँ पर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया, आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पर ये कर रखा है। ये दक्षिण पूर्व एशिया देख लीजिए, नीचे साउथ में है और ईस्ट में है, तो इसे दक्षिण पूर्व एशिया कहेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन पराजित हो गया था, जापान ने इनको हरा दिया था। इससे ब्रिटेन की जो छवि है वो धूमिल हो गई थी। ये वाला क्षेत्र, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जापान क्या हुआ था, जबरदस्त तरीके से पराजित हो गया था इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। जापान क्या हुआ था, जबरदस्त तरीके से पराजित हो गया था इस क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसकी छवि बहुत जबरदस्त तरीके से धूमिल हुई ब्रिटिश सरकार की। इससे ब्रिटेन के विरोधियों में उत्साह पैदा हुआ, जिसमें भारत भी था, और यहाँ पर स्वतंत्रता पाने की इच्छा शक्ति पनप चुकी और इस तरह लोग आंदोलन के लिए आगे आए। तो देख रहे हैं, आंदोलन के लिए अन्य कारणों में से ये भी रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और होता है, ब्रिटिश सरकार ने बर्मा और मलाया इस क्षेत्र में ही, बर्मा और ये जो मलाया का क्षेत्र है, बर्मा और मलाया,
इसे खाली करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि यहाँ पर जापानी सेना का खाली करने की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर जापानी सेना का अधिकार हो गया था। और खाली करके ये ब्रिटेन भाग गए, यानी इनको अपने भाग्य पर छोड़ दिए। इस क्षेत्र में ब्रिटिश जो थे यहाँ पर इस जगह को खाली कर दिया, क्योंकि जापानी जीतने लगे थे और यहाँ से भागकर ये अपने घर पहुंचने लगे थे, यानी कि इनको अपने भाग्य पे छोड़ दिया। इससे भी ब्रिटेन की जो छवि है बहुत ज़्यादा धूमिल हुई, ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई। इससे ब्रिटेन के प्रति अविश्वास एवं आक्रोश पैदा हुआ। इस तरह हम देखेंगे कि इन्हीं वजहों से हमारे नेताओं में एक जबरदस्त जन संघर्ष छेड़ने का फैसला किया। ठीक है, जापान हम पर अधिकार न कर ले, उसका भी हमें प्रतिरोध करना था। हमने बताया ना कि उड़ीसा बंगाल वाले पार्ट पर जापान पहुंच चुका था, तो भारतीय नेताओं को भी लग रहा था कि जापान हम पर अधिकार न कर ले, उसका भी प्रतिरोध करना था। और ये प्रतिरोध करने के लिए 8 अगस्त 1942 में एक आंदोलन छेड़ा गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में आंदोलन छेड़ा गया। तो इस आंदोलन के लिए मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी जुलाई 1942 में। ठीक है, एक वर्धा में हुआ था। मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और जुलाई 1942 में वर्धा में हुआ था कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक। तो मुंबई जो था, कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था। ठीक है, मुंबई की कार्य समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, और यहीं से आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और वो डेट था 8 अगस्त 1942। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रस्ताव में क्या पेश किया गया, यानी कि प्रस्ताव के जरिए आंदोलन छेड़ा गया। तो प्रस्ताव में क्या मांग किया गया कि ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए, यानी कि जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें कहा गया कि ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए, तुरंत एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए। ठीक है, फिर से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात कही, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट छेड़ने की बात कही गई, और गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, ऐसा प्रस्ताव में पारित किया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या निर्देश दिए, इसको भी देखने की जरूरत है। जो आंदोलन के दौरान क्या क्या गांधी जी ने निर्देश दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप आंदोलन करने जा रहे हैं तो कैसे निर्देश होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारा तत्व सीडीएम का मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बदले रूप में मिलेगा, बदला हुआ रूप में मिलेगा, और कुछ तत्व असहयोग आंदोलन के भी मिलेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल होगा भारत छोड़ो आंदोलन में, तो बदला हुआ रूप में शामिल होगा। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि सरकारी अधिकारी एवं सेवक इस्तीफा ना दें। वहां पर तो कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी एवं सेवक इस्तीफा ना दे, बल्कि इस्तीफा के बजाय, बल्कि उसकी जगह उनमें हिम्मत है, यानी कि सरकारी अधिकारियों एवं सेवकों में हिम्मत है तो वे सरकार में बने रहें। ठीक है, और कांग्रेस के प्रति राजभक्ति घोषित करें, सरकार में बने रहें एवं कांग्रेस के प्रति राजभक्ति घोषित करें, ऐसा गांधी जी ने निर्देश दिया। ठीक है, दूसरा क्या कहा इन्होंने, सेना एवं पुलिस ध्यान रखिएगा, सेना एवं पुलिस के लोग त्याग पत्र न दे। यहाँ भी कहा जा रहा है कि त्याग पत्र न दे, किंतु ये सुनिश्चित करें कि भारतीयों पर गोली न चलाएं। तो देख रहे हैं, असहयोग का तत्व यहाँ पर शामिल हो रहा है, यानी कि सरकार का सहयोग ना करे। छात्र जो हैं स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करे, यहाँ भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक और इन्होंने बात कही है कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो किसान उनसे बातचीत करके जितना ठीक लगे उनका उतना कर दीजिए, यानी कि टैक्स दीजिए, लगान दीजिए। सरकार विरोधी मतलब ब्रिटेन का विरोधी हो, लेकिन वो जमींदार सरकार का समर्थक हो, यानी कि आंदोलन का विरोधी हो, तो उसे टैक्स देना बंद करे। ठीक है, उसके बाद राजा रजवाड़ों को एड्रेस करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा कि जनता का समर्थन कीजिए। राजा रजवाड़ों को एड्रेस करते हुए कहा कि जनता का समर्थन एवं सहयोग करिए, जनता की संप्रभुता को स्वीकार करिए। राजा रजवाड़े अगर दूरदृष्टि रखते तो गांधी जी की बातों को समझ लेते, क्योंकि वो गांधी जी ये जानते थे कि कुछ ही दिन अंग्रेज यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जनता से कहा गया कि जो राजा और सरकारी अफसर हैं वे अगर सरकार विरोधी हैं तब उनका सहयोग करें,
यानी कि सरकार विरोधी, ब्रिटिश सरकार विरोधी है तो उनका सहयोग करें, अगर वो सरकार के समर्थक हैं तो उनका सहयोग ना करें, ऐसा गांधी जी ने कहा अपने इस निर्देश में, अपने प्रस्ताव में। इसको ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इतने प्रस्ताव में ये सब बातें कही, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि 8 अगस्त को गांधी जी कहते हैं, 8 अगस्त को गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, जो कि रात का समय है, कहते हैं कि इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूं। आप मेरी इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या दूसरी मांगों के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूं। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज में संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख ले और हर सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता, स्वाधीनता नहीं, पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। मेरी जो अहिंसा है वो कायरों की अहिंसा नहीं, वो वीरों की अहिंसा है। करो और मरो के संबंध में इन्होंने कहा। यानी गांधी जी अपने 8 अगस्त के भाषण में, 8 अगस्त का भाषण जो रात में हुआ था उसके संबंध में इन्होंने कहा कि देख लीजिए कि इनके भाषण में कितना जोश है, कितनी प्रबलता है, कितनी ऊर्जा है, इसमें गति देखिए, भाषा देखिए, इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी यहाँ पर करो या मरो के माध्यम से हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि गांधी जी हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं, अंग्रेज भी कह रहे हैं कि गांधी जी हिंसक आंदोलन छेड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कहा था विजय या मृत्यु, और असहयोग आंदोलन के दौरान कहा करो या मरो, यानी कि करो या मरो, ऐसा इन्होंने कहा, लेकिन हिंसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि मेरी जो अहिंसा है वो कायरों की अहिंसा नहीं है, वो वीरों की अहिंसा है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि 1922 का एक समय है, 1922 के दौरान जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उस दौरान असहयोग आंदोलन चल रहा था, और एक छोटी सी हिंसा जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसके बाद से ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बाकी बहुत बड़े नेता इनसे मिलने आए, लेकिन आंदोलन को फिर से गांधी जी ने शुरुआत नहीं किया था। और 1930 के दौरान सीडीएम के दौरान भी छोटी मोटी हिंसाएं हुई थी, तो गांधी जी यहाँ मौन रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान मौन नहीं रहे और आंदोलन को ही स्थगित कर दिए। और 1942 में बहुत बड़ा अहिंसा हुआ था, तो गांधी जी यहाँ भी मौन रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हिंसा होती है, तब गांधी जी मौन रहते हैं, और अंग्रेज सरकार गांधी जी पर दबाव डालते हैं कि जो हिंसात्मक गतिविधियां हो रही है उसकी निंदा करे, लेकिन गांधी जी इससे साफ इनकार कर दिए। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज सरकार के दमन के खिलाफ उपवास करे, जो हिंसा होने लगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा होने लगा, लोग तोड़-फोड़ करने लगे, ये आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकार दमन चक्र चलाने लगा। तो अंग्रेज सरकार के दमन के खिलाफ गांधी जी उपवास करते हैं, और 21 दिनों के उपवास से उनकी स्थिति खराब हो गई थी, जिससे पूरा देश चिंतित था। लोग इनके निधन की आशंका से डरने लगे थे। अंग्रेज चाहते थे कि इनका निधन हो जाए और हमारा रास्ता साफ हो जाए, परंतु बाद में गांधी जी ने अंग्रेजों को खुश होने का मौका न दिया और उपवास तोड़ दिया अपना। और इससे क्या हो गया कि उपवास से लोगों के मन में एक जबरदस्त किस्म का उत्साह पैदा हुआ, और लोगों के मन में जोश का संचार हो गया। देख रहे हैं, तो जोश का संचार हो गया। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो हिंसा हो रही है, ये नहीं कि हिंसा को बर्दाश्त करना ही अहिंसा है, ऐसा नहीं है। गांधी जी कहा कि हिंसा को बर्दाश्त करना अहिंसा नहीं है, अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं, हम कितना बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ गांधी जी अहिंसा के विचारों से विमुख नहीं हुए थे। गांधी जी के जो अहिंसा के विचार है वो गतिशील हैं, यानी कि उसमें बदलाव आते रहेगा अंग्रेजों के परिस्थितियों के अनुरूप। यानी कि अहिंसा का जो सिद्धांत है जिस रूप में पहुंच गया था उसके अनुसार आंदोलन की ये स्वरूप दे रहे थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये कहा जा रहा था कि 1942 के दौरान गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी यहाँ जेल में बैठकर उपवास भी कर रहे थे। एक चीज और हम जानते हैं कि जैसे कि लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं, उस दौरान अपने वायसराय रहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था
कि 8 अगस्त 1942 को रात में संबोधन के बाद सुबह ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने जो भाषण दिया था 8 अगस्त 1942 को, यहाँ जो भाषण दिया था उसके बाद से सुबह जैसे ही होती है गांधी जी को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में भेज दिया जाता है। और जो बचा हुआ भाषण है, इनकी जो पत्नी होती है धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने पढ़ा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वन लाइनर में आ सकता है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अब क्या किया जाए, यानी कि सारे नेता जेल में चले गए, गांधी जी भी जेल में चले गए। तो गांधी जी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो पहले से ही लोगों को ये बात बता दिए कि जब कोई आपका नेता ना रहे तो ना रहे और गिरफ्तार हो जाए या भूमिगत हो जाए, आपके नेता गिरफ्तार हो जाए या भूमिगत हो जाए, तो स्वयं अपना नेता बनना होगा, लोगों को अपना स्वयं नेता बनना होगा, ऐसा गांधी जी ने पहले ही बता दिया गया था। क्योंकि गांधी जी दूरदर्शी व्यक्ति थे और अनुमान लगा लिए थे कि मेरी गिरफ्तारी होगी ही होगी। आंदोलन आपको स्वयं करना होगा। गांधी जी को अपनी गिरफ्तारी का आशंका पहले से थी, इसलिए इन्होंने पहले बता दिया था। तो इस तरह देखते हैं कि पूरे देश में आंदोलन की लहर दौड़ गई थी, यानी कि गांधी जी के आह्वान से पूरे देश में आंदोलन की लहर दौड़ गई थी। पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जो आंदोलन था वो जन आंदोलन में बदल चुका था, यानी कि जो आंदोलन था कैसा हो गया था, जन आंदोलन में बदल चुका था। उसके बाद देखेंगे सरकारी भवनों पर जितने भी सरकारी भवनें थे उन पर अधिकार किया जाने लगा। जितने भी सरकारी भवनें हैं उन पर क्या किया जाने लगा, अधिकार किया जाने लगा। झंडे लहरा दिए गए वहां पर, जो जो सरकारी भवन थे, जो सत्ता के प्रतीक था, वहां पर झंडे लहरा दिए गए। औद्योगिक केंद्रों पर, जो भी औद्योगिक केंद्र था वहां पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। औद्योगिक केंद्रों पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जबरदस्त हड़ताल किया। और अहमदाबाद का मिल मजदूर जो था, मिल के मजदूर थे, वो जबरदस्त किस्म के हड़ताल किए थे। जबरदस्त किस्म के हड़ताल के वजह से अहमदाबाद को स्टील ग्रेड, जो कि रूस में है, ठीक है ना, जो स्टील ग्रेड एक जगह है उसको ध्यान रखिएगा, स्टालिन गार्ड बोलेंगे, स्टील ग्रेड इंग्लिश में था, स्टालिन गॉड ग्रेड गॉड है, स्टालिन गॉड, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम हम लोग अलग से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, स्टालिन गार्ड, ये रसिया में है। तो अहमदाबाद को स्टालिन गार्ड कहा जाने लगा हड़ताल के कारण। उसके अलावा हम देखेंगे कि टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री में हड़ताल की गई। मजदूरों ने घोषणा की, जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं बनेगी तब तक काम पर हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा बम्बई मजदूरों का हड़ताल का केंद्र बना। जो बम्बई था क्या था, मजदूरों का हड़ताल का केंद्र बना। इसके बाद बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, पुणे, अहमदनगर इन सारे जगहों पर मजदूरों का हड़ताल जारी रहा। चूंकि धरपकड़ तेजी से हो रही थी, सरकार अपने दमनकारी नीतियों को तेज कर दिया था, तो तुरंत नेता भूमिगत हो गए। जो भी नेता उस समय थे वो कहाँ चले गए, भूमिगत होने लगे। ठीक है, तुरंत नेता भूमिगत हो गए और भूमिगत रहकर आंदोलन करने लगे, जिसमें राम मनोहर लोहिया, ये सारे फोटो जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने क्रिएट किया है। तो एग्जैक्ट बस मैं विजुलाइज कराने के लिए आप लोगों को दिया हूँ। एग्जैक्ट फोटो किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर है। तो उसमें राम मनोहर लोहिया शामिल थे, जयप्रकाश नारायण शामिल थे, ठीक है। अरुणा आसफ अली थी, जो अरुणा आसफ अली, इसको इनका नाम याद कर लीजिएगा। अरुणा आसफ अली वही है जो दिल्ली की पहली महिला मेयर बन चुकी थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यशवंत राव चौहान होते हैं जो रक्षा मंत्री बने बाद में, फिर गृह मंत्री भी बने। उसके बाद उषा मेहता जो होती है जो रेडियो स्टेशन की स्थापना करती है, और सुचिता कृपलानी, इन 3 महिलाओं का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है 3 महिलाएं, अरुणा आसफ अली जो दिल्ली की पहली मेयर बनी, उषा मेहता जो रेडियो स्टेशन की स्थापना की, और सुचिता कृपलानी, इन 3 नेताएं भूमिगत हो गई थी। फिर उसके बाद बीजू पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री होते हैं, अच्युत पटवर्धन कम्युनिस्ट नेता आते हैं, ये भी भूमिगत होते चले गए। ये छुपकर अपना आंदोलन चला रहे थे इस दौरान। तो कुछ लोगों का नाम भी याद रखिएगा, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, यशवंत राव चौहान, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी और उषा मेहता प्रमुख हैं, जो कि उस समय अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा हम देखेंगे कि इस आंदोलन की एक अनोखी गुण रही है समानांतर सरकार बनना। इस आंदोलन की सबसे अनोखी गुण क्या रही है कि समानांतर सरकार बना दी गई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को हटाकर अपनी सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें बलिया में चीतू पांडे प्रमुख हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक सप्ताह के लिए इन्होंने सरकार बनाई थी और कलेक्टर के अधिकार को इन्होंने छीन लिया एवं कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। उसके बाद सतारा महाराष्ट्र, यशवंत राव चौहान वही है जो रक्षा मंत्री बने, बाद में फिर गृह मंत्री भी बने। और नाना पाटिल, इन्होंने प्रति सरकार बनाई, देख रहे हैं ना, प्रति सरकार यानी सरकार के अगेंस्ट में एक सरकार बनाई और लंबे समय तक रहा, 1943 से 45 के बीच में। ठीक है, इसका असर यह हुआ कि भारतीयों को मन में एक सकारात्मक विचार पैदा हुई कि हम समानांतर सरकार बना सकते हैं, इनको जड़ों से उखाड़ कर फेंक सकते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन लोगों की भागीदारी इस आंदोलन में रही। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसानों, मजदूरों और छात्रों ने भाग लिया था। किसान इस आंदोलन के रीढ़ की हड्डी थे। किसान अमीर हो या गरीब हो, सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन उच्च वर्ग एवं अधिकारी इस आंदोलन से अछूते रहे थे। देशी रियासतों के सहयोग नाम मात्र का था। उसके बाद हम देखें कि यह आंदोलन की नींव तो अहिंसात्मक थी, लेकिन इस आंदोलन में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हवाओं में गोलियां चलाने के साथ साथ विमानों से बम तक गिराए गए थे। लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। इसे 1857 एडी के बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, ये आंदोलन की नींव रही। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस अखबारों में उस समय क्या छपा था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस समय अखबारों में स्टेटमेंट दिया गया था किसी के द्वारा कि इस आंदोलन ने एक असंगठित जन विप्लव का रूप ले लिया। असंगठित जन विप्लव मतलब नेता नहीं है, नेता रहता तो संगठित रहता, एक असंगठित जन विप्लव का रूप ले लिया था। अखबारों में ऐसा लिखा गया, जिसमें आश्चर्यजनक व्यक्तिक शौर्य यानी पर्सनल व्यक्तिक शौर्य तथा उत्कट देशभक्ति के उदाहरण मिलते हैं। साथ ही भीषण लूटपाट और आगजनी की क्रूर दृष्टांत हमें दिखाई देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये आंदोलन सितंबर 1942 तक आते आते इस आंदोलन की कमर टूट चुकी थी। ठीक है, क्योंकि जेल में सरकारी दमन बहुत ज्यादा हो रहा था। इस दौरान हमने पीछे देखा था कि जेल में सरकारी दमन के खिलाफ 21 दिनों का उपवास गांधी जी ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया था इस आंदोलन के समर्थन में। इससे जनता का मनोबल बढ़ा और जनता का जन आंदोलन और तीखा हुआ और गहरा हुआ। सीधे सीधे लग गया कि मानवतावादी उदार तत्व नहीं है जो हमारे मांगों को स्वीकार कर ले, यानी कि ये अब हमें लग गया था कि ब्रिटिश सीधे सीधे मानवतावादी तत्वों को नहीं स्वीकार करेंगे, इनके अंदर मानवतावादी उदार तत्व नहीं है जो हमारी मांगों को स्वीकार कर ले। तो ये रहा पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया अपना। तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक रहा है। तो शुरुआत में हमने देखा था कि ये आंदोलन छेड़ा क्यों गया। इसके बाद हमने देखा था कि गांधी जी के निर्देश में ये इसका प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी को बागडोर संभालने को कहा गया था। इसके बाद गांधी जी एक भाषण देते हैं, भाषण के जरिए करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद अहिंसा के सिद्धांतों को देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता भूमिगत हो गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि इस आंदोलन में एक समानांतर सरकार बनी थी, उसके संबंध में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग 1-2 बार सुनिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।